प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे। पिछले वीडियो में या पिछले दिनों बात हो रही थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफीय निरूपण, प्रदत्तों का ग्राफीय निरूपण, जिसमें हिस्टोग्राम, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, औगी, पाई चार्ट और परसेंटेज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। आज आपके नेक्स्ट यूनिट 6 में बात होगी, यानी 5 यूनिट में बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं। लगभग क्या, पूरा ही हो चुका है। क्लास के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग 6वीं यूनिट में बात करेंगे। इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, आपका इसमें मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। हम लोग एक एक करके इस पर बात करेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया था कि जो भी डाटा होते हैं प्रारंभिक रूप में वो हमारे पास अनुग्रुप्त होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो उनसे कोई भी सूचना लेने में काफ़ी मशक्क़त होती है, कठिनाई होती है, या सारी सूचनाएं इसको देख करके नहीं लिया जा सकता है। तो इसके माध्यम से, सांख्यिकी के माध्यम से, केंद्रीय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से उसको एक आवृत्त वितरण में लाते हैं। तो क्या होता है कि उसमें जो भी सूचनाएं हैं बहुत आसानी से, सरलता से मिल जाती हैं। तो किसी भी सूचना को आसानी से और सरलता से प्राप्त करने के लिए जो अव्यवस्थित डाटा होते हैं, उन अव्यवस्थित डाटा को एक व्यवस्थित सिस्टम में लाने की प्रक्रिया को ही आवृत्ति वितरण कहते हैं। तो इस आवृत्ति वितरण के माध्यम से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मीन है, मोड है, मीडियन है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन है। इन सारे तरीक़ों से हम इसको और आसान से आसान बना देते हैं। ये ऐसा कह सकते हैं किसी एक मान से उसमें कई सारी चीज़ें का पता लगाया जा सकता है, कई सारी सूचनाएं मिल सकती हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके यहाँ पढ़ना है मध्यमान, माध्यिका और बहुलक। मध्यमान, माध्यिका और बहुलक, जिसमें आपका अगर हम देखें तो समांकों को या आंकड़ों को वितरण के रूप में प्रस्तुत करने से जो आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, वो सरल और बोधगम्य हो जाते हैं। किंतु साधारण अगर जन सामान्य के लिए आंकड़ों के अवलोकन मात्र से, आंकड़ों को देख करके ही उसके संबंध में किसी निश्चित अभिप्राय तक पहुंचना, किसी निश्चित आशय तक पहुंचना, और इस तरीके से उसको सरल बनाना एक कठिन कार्य होता है। इसलिए आंकड़ों को और भी अधिक संक्षिप्त और भी अधिक सरल रूप में लाने के लिए, या किसी एक ही प्राप्तांक के द्वारा व्यक्त किया जाए, उसे हम किसी एक ही प्राप्तांक के द्वारा व्यक्त किए जाए, तो उस अकेले प्राप्तांक की सहायता से, उस एक ही प्राप्तांक की सहायता से संपूर्ण समूह की, जो समूह है, पूरा समूह है, उस संपूर्ण समूह की योग्यता को समझना, जानना काफ़ी सरल हो जाता है। और इस संक्षिप्तीकरण की इस प्रक्रिया में एक ऐसा प्राप्तांक ज्ञात किया जाता है, यानी संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया में प्राप्तांक ऐसा ज्ञात किया जाता है जो संपूर्ण समूह के प्राप्तांकों का क्या करे, रिप्रेजेंटेशन कहता है। संपूर्ण समूह के संपूर्ण प्रदत्तों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व कर सके। और ऐसे प्राप्तांक को क्या कहा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहा जाता है। ऐसे ही प्राप्तांक को क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो समझ में आया होगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं। आंकड़े होते हैं, फिर से एक बार हम सुन लेते हैं। आंकड़े होते हैं, कैसे होते हैं, हमारे सामने अव्यवस्थित होते हैं,
उनको आवृत्ति वितरण के माध्यम से उसको संक्षिप्त किया जाता है और उसको सरल बनाया जाता है। ये तो पढ़े लिखे लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य जन है, आम जन है, उनके लिए यहाँ भी सूचना प्राप्त करना थोड़ा कठिन कार्य होता है। तो उसके लिए किसी एक प्राप्तांक ऐसा निकाला जाए जो जो पूरा समूह है उस पूरे समूह के का प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसे ही उस प्राप्तांक को, या ऐसे प्राप्तांक जो संपूर्ण समूह का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसे ही क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। उसे ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वही प्राप्तांक होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वही प्राप्तांक होगा जो जिसके आसपास बहुत सारे प्राप्तांक क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान या केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वही प्राप्तांक होगा जिस प्राप्तांक के आसपास चारों तरफ बहुत सारे प्राप्तांक क्या होते हैं? केंद्रित होते हैं, निहित होते हैं। कुछ प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से छोटे होते हैं और कुछ प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से बड़े होते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल बीच में होता है, उसके आसपास बहुत सारे प्राप्तांक होते हैं जो उस मान से छोटे होते हैं। कुछ मान उस केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से क्या होंगे? छोटे होते हैं। कुछ प्राप्तांक ऐसे होते हैं जो उस केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से बड़े होते हैं। तो क्योंकि सभी प्राप्तांकों की प्रवृत्ति, जो सारे प्राप्तांक हैं, उन सारे प्राप्तांकों की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की ओर ही इशारा करती है या उसकी ओर ही होती है, इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को केंद्रीय मान भी कहते हैं। इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को क्या कह सकते हैं? हम केंद्रीय मान भी कह सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के दो प्रमुख उपयोग हैं। अगर हम देखें तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसके दो प्रमुख उपयोग हैं। कौन कौन से दो उपयोग हैं? पहला, यह समूह की औसत स्थिति, जो समूह है उस पूरे समूह की औसत स्थिति को व्यक्त करता है। पहला कार्य क्या है? उस समूह की जो एवरेज है, जो औसत है, उसको यह व्यक्त करता है। दूसरा क्या है? यह दो या दो से अधिक प्राप्तांकों की परस्पर कंपैरिजन करता है। उसकी तुलना करने में भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक समूहों में परस्पर तुलना करने में भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है? इसमें समूह, जो पूरा समूह है, उस समूह का औसत व्यक्त करता है, एवरेज करता है। ठीक है, तो दो प्रमुख कारण है बताया गया। पहला क्या है? औसत स्थिति को व्यक्त करना, एक बड़ा समूह है, उस बड़े समूह की औसत स्थिति को व्यक्त करना। और दूसरा, दो या दो से अधिक समूहों में परस्पर कंपैरिजन करना, उसकी तुलना करना। ये दो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के यूज हैं, उपयोग हैं, एप्लीकेशन हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है तथा प्रत्येक विधि की अपनी एक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को परिभाषित करती है। जो प्रत्येक विधि है वह सब विधि केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। सामान्यतः तीन प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं। सामान्यतः ऐसे तो बहुत होते हैं, जो आपके यहाँ पढ़ना है वो सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं। ये है मीन, मोड और मीडियन। ये तीन है, मीन, मोड और मीडियन। तो आइए अब हम लोग इसी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो तीन मान हैं इसी पर हम लोग चर्चा करें। तो मीन, मोड, मीडियन ये तीन होते हैं। मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। मध्यमान में हम लोग सबसे पहले मीन पे आते हैं। मीन क्या है? मीन एक मध्य या बिल्कुल बीच में स्थित एक ऐसा बिंदु है जो उस पूरे समूह में केंद्रित रहता है।
तो मध्यमान को अंकगणित में अगर हम कहें तो इसको औसत भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। मध्यमान समंकों का गुरुत्व केंद्र होता है। क्या होता है? गुरुत्व केंद्र, सेंट्रल पॉइंट होता है। मध्यमान वह प्राप्तांक है, अगर इसको परिभाषित करें कैसे कह सकते हैं? मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त यानी जितने भी प्राप्तांक हैं उन सारे प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। समझा? मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग के, जितने प्राप्तांक हैं उन सारे प्राप्तांकों के योग को उस प्राप्तांकों की जितनी संख्या उस संख्या से भाग देने पर जो कुछ प्राप्त होता है वही उसका मध्यमान कहलाता है। वही इसका क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा। समझे ये बात? जैसे अगर एक उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो जैसे 5, 8, 7, 14, 16 का कुल योग कितना हो गया? 50। जैसे एक हमने उदाहरण दिया, इसमें संख्या कितनी है? 5। तो इन संख्याओं का योग कितना हो गया? 50। तो ये कितनी टोटल संख्या है? 5। तो 50 में 5 का भाग कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा? 50। यानी इसका मध्यमान क्या हो गया? 50 हो गया। मध्यमान कितना हो गया? 50 हो गया। तो अब इस तरीके से स्पष्ट है कि मध्यमान यह बताता है कि कुल प्राप्तांक, जो टोटल प्राप्तांक हैं, उस टोटल प्राप्तांकों में सभी छात्रों को बराबर बराबर बांटे हुए होते हैं, सभी छात्रों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए होते हैं। तो प्रत्येक छात्र को कितने कितने अंक मिलते, तो मध्यमान प्राप्तांकों के आधार पर ही विचार करते हैं। मध्यमान प्राप्तांकों के आधार पर विचार किया जाता है। मध्यमान को साधारणतः यम संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? यम संकेताक्षर से, है ना? यम साइन से व्यक्त करते हैं। अर्थात अभी हमने मध्यमान की परिभाषा में क्या बताया था कि टोटल जितने भी समूह में प्राप्तांक हैं उन सारे प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों के योग में उन प्राप्तांक उसमें उपस्थित प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर जो कुछ प्राप्त होता है वही उसका मध्यमान कहलाता है। अब इसी को अगर हम सूत्र के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? मध्यमान या मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन, सिग्मा एक्स बटा एन, जहाँ पे सिग्मा एक्स क्या है? उन सारे प्राप्तांकों का योग है और एन क्या है? टोटल नंबर्स ऑफ डाटा, उनकी क्या है? संख्या है। तो इस तरीके से मध्यमान निकालने की एक फार्मूला भी आ गया, सिग्मा एक्स अपान एन, जहाँ पे सिग्मा एक्स क्या है? सारे प्राप्तांकों का योग और एन क्या है? प्राप्तांकों की टोटल नंबर्स ऑफ डाटा। तो इस तरीके से इसको भाग करके डिवाइड करके जो भी मान आएगा वह उस समूह का मध्यमान कहलाएगा, वह उस समूह का क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा। अब जैसे एक उदाहरण और हम लेते हैं, जैसे 15 छात्र हैं और उन 15 छात्रों के प्राप्तांक कुछ इस प्रकार से हैं। तो जैसे 30, 32, 35, 33, 34, 26, 25, 25, 39, 37, 36, 32, 35 और 9, ये कुछ प्राप्तांक हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सिग्मा एक्स नहीं, क्या दो चीज़ हो तो मध्यमान आ जाएगा। क्या क्या? सिग्मा एक्स और एन। सिग्मा एक्स क्या है? हमने बताया कि सिग्मा एक्स उन सारे प्राप्तांकों का योग। तो जितने भी प्राप्तांक हैं इसमें दिए गए सारे प्राप्तांकों को जोड़ डालिए, जितना माना है उसमें टोटल नंबर्स ऑफ डाटा से भाग दे देंगे। तो इसमें जो भी उदाहरण बताया, इसमें एन का मान कितना आएगा? 5, क्योंकि संख्याएं कितनी है? संख्याएं कितना है? 15। तो अब मध्यमान निकालने के लिए आप एम इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन कर देंगे। तो सिग्मा एक्स का मान कितना है? 480 बटा एन का मान कितना है? 15 है। 15 से भाग दे देंगे तो जो मान आएगा अर्थात 32 आएगा। तो 32 से क्या हो जाएगा? इसका मध्यमान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मध्यमान निकालने के लिए कैसे कैसे करते हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। चरण है उसके,
सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपके पास, इसमें भी कई प्रकार से होते हैं। जब आंकड़े कैसे हो, अवर्गीकृत हो, और दूसरा क्या हो गया, जब आंकड़े वर्गीकृत हो। तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है, अलग अलग तरीका है उसके लिए। अब जैसे हमने अभी उदाहरण बताया, तो इसका मध्ययन करने के लिए किस किस चरण पर हम होकर के गुजरते हैं, सुन लीजिए इसको एक बार। जो अनग्रुप्ड डाटा होते हैं, अगर अनग्रुप्ड डाटा है उसका मध्यमान निकालना है, तो हम सीधे सीधे वही फार्मूला रखते हैं, सिग्मा एक्स बार, यानी जितने भी प्राप्तांक हैं सबको जोड़ डालिए, और जितना मान आता है उसको देख लीजिए कि उस कितने प्राप्तांक है, उसकी संख्या कितनी है ना, तो उससे भाग दे देंगे, तो जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी, वही उसका क्या कहलाएगा, मध्यमान कहलाएगा। ये तो अवर्गीकृत डाटा के लिए है, अनग्रुप डाटा के लिए है। अब बातें आती हैं ग्रुप डाटा के लिए, यानी जो वर्गीकृत डाटा हैं, उन वर्गीकृत डाटाओं को किस प्रकार से वर्गीकृत बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से सोपान हैं, आप एक बार सुन लें। अवर्गीकृत प्राप्तांकों से मध्यमान ज्ञात करने के सोपानों को कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। ये सभी प्राप्तांकों को जोड़ लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, जितने ही प्राप्तांक आपके पास है सबको क्या कर डालिए, जोड़ डालिए। जितना मान आएगा वह कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा। अब फिर सेकंड स्टेज क्या आता है, इसको सिग्मा एन से भाग कर देते हैं। सिग्मा एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ डाटा। तो एन से भाग करने पे जो भी मान आता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, मध्यमान कहेंगे। ये तो किसके लिए है, अवर्गीकृत डाटा, जब समूह में आवृत्त वितरण कैसा हो, अनग्रुप्ड डाटा हो। तो इस बहुत आसान है, इसमें दो ही चीज़ें हैं। सबसे पहले सारे प्राप्तांक को जोड़ डालिए, फिर गिन डालिए उनकी कितनी संख्या है, और फिर आपका अगर दोनों चीज़ें पता है उसकी सहायता से उसको निकाला जा सकता है। अब बात आती है वर्गीकृत समूहों के मध्यमान निकालो। अब ये थोड़ा सा इससे कठिन हो जाएगा। अब आंकड़े कैसे होंगे आपके पास, वर्गीकृत होंगे और बड़े होंगे। तो अवर्गीकृत जो डाटा हैं, उन अवर्गीकृत डाटा से मध्यमान की गणना किस प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले जो आवृत्त वितरण है, आवृत्त वितरण के रूप में सबसे पहले आंकड़ों को आवृत्त वितरण के रूप में क्या कर ले, हम उनको सजा लें। फिर क्या कर सकते हैं, फिर व्यवस्थित समांकों से इस तरीके से हम आवृत्त वितरण करें। अब डाटा आपके हमने शुरू से ही बताया कि इसमें जो डाटा होते हैं कैसे होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते। अब इसमें वर्गीकृत डाटा में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो व्यवस्थित समांकों की मध्यमान ज्ञात करते समय यह माना जाता है कि आवृत्तियां अपने अपने वर्गों के मध्य बिंदु पर ही केंद्रित हैं। इस पर केंद्रित हैं, उसके मध्य बिंदु पर ही केंद्रित हैं। अर्थात मध्यमान ज्ञात करते समय, मीन निकालते समय किन बातों का और ध्यान देना चाहिए, किसी भी वर्ग की सहायता से, कोई वर्ग ले लीजिए और उस वर्ग की सहायता से समस्त आवृत्तियों के लिए प्राप्तांक का मान, समस्त आवृत्तियों के लिए प्राप्तांक का मान उस व्यक्ति के मध्य बिंदु, उस वर्ग का मध्य बिंदु है। आवृत्ति वितरण, आवृत्त वितरण के रूप में दिए गए जो समांक हैं उनसे मध्यमान ज्ञात करने के लिए दो विधियां, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग है, दोनों के फार्मूलाज अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को ही जानते रहिए, जिससे जिस प्रकार से एग्जाम में सवाल आता है, अगर सरल आता है तो किसका प्रयोग करिए, कोवैक्सीन का। हाँ, हम बता रहे हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करने की दो विधियां हैं, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड, इन दोनों ही विधियों में विभिन्न वर्गों की समस्त जो आवृत्तियां हैं
आवृत्तियों को उस वर्ग के मध्य बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाता है ना, उसके केंद्र मान लिया जाता है। दूसरे पक्षों में किसी भी वर्ग के सभी छात्र उस प्राप्तांक वर्ग के मध्य बिंदु के बराबर मान लिया जाता है। जैसे यदि 30-34 का वर्ग है, अब 30-34 के वर्ग में 5 आवृत्तियां हैं, तो 30-34 के वर्ग में अगर 5 आवृत्तियां भी हैं तो मध्यमान की गणना के लिए वह माना जा सकता है। इन पांचों आवृत्तियों के प्राप्तांक 32। अब देखिए समस्या क्या होगा, इसमें पांचों के प्राप्तांक 32। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में लॉन्ग मेथड का प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग मेथड की सहायता से मान लीजिए कि दीर्घवृत्त से मध्यमान ज्ञात करने के विभिन्न सोपान विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदुओं को उनके विभिन्न जो सापेक्ष आवृत्तियां हैं उस आवृत्तियों से मल्टीप्लाई करके गुणा करके उसमें जोड़ लेते हैं तथा इस योग को कुल आवृत्तियों की संख्या, ये जो पूरा योग है उस पूरे योग को आवृत्तियों की संख्या से भाग करने पर, उस संख्या से अगर हम भाग कर दें तो इस प्रकार से जो मान प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, मध्यमान कहेंगे, मीन कहेंगे, माध्यिका कहेंगे, या और क्या कहेंगे, मध्यमान। मध्यमान का इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग मेथड को बता रहे हैं। इसमें फार्मूला हो जाएगा आपका ठीक, बहुत अच्छा। तो अब इस तरीके से जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उसको निकालने के लिए ये हम कमांड सिग्मा fx बटा n आ जाएगा। यहाँ पे f क्या है, उस वर्ग की क्या है, फ्रिक्वेंसी है, उस वर्ग की यानी माध्यिका वर्ग की क्या है, आवृत्ति है। यस क्या है, यह प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु है। क्या है, प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु है। सिग्मा fx क्या है, विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों तथा उनके मध्य बिंदुओं के का गुणा का योग, तो मध्य बिंदुओं के गुणा का योग ही क्या कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले यफ क्या है, यफ है उस वर्ग की आवृत्ति, किस वर्ग की, जिसको कि माध्यिका वर्ग माना गया है। एक्स क्या है, वर्ग का मध्य बिंदु है। सिग्मा एक्स क्या है, विभिन्न वर्गों की आवृत्तियां व उनके मध्य बिंदुओं के गुणा का योग। और एन क्या है, कुल संख्या। एन क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ डाटास। तो अब कुल समांकों की सहायता से मध्यमान की गणना है ना। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि समांक हैं, समांक से मध्यमान की गणना करना है, जिसमें आपका CI हो गया 0 से 4, 5 से 9 है ना, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, इस तरीके से लेकर के आपका हो गया है 45 से 49 तक, 45 से 49 तक के लिए आपका ये हो गया। अब फिर अब आप दीर्घवृत्त से मध्यमान की गणना के लिए सारणी बना लीजिए, है ना, ऐसे नहीं, उस तरीके से सारणी बना लीजिए। अब सारणी बनाने पर मध्यमान m = सिग्मा x बटा n। तो अब चूंकि सारणी में सिग्मा x का मान कितना है, 1975 है, कितना है, 1975 आया है। तो n कितना है, n का मान है टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना आया है, 80 आया है। इसमें जब टोटल नंबर्स ऑफ डाटा और टोटल नंबर्स ऑफ काउंट डाटा इसको देख करके इससे भाग दे देंगे तो उसका मान है 1975, उसका मान है 80। अब दोनों को हल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, मध्यमान का मान आ जाएगा आपका 24.61।
अब हमारे पास मध्यमान का मान आ गया 24.69। एक बार इसको और सुन लीजिए। अब जब डाटा क्या हो, वर्गीकृत हो, तो उसके निकालने मध्य बिंदु को निकालने या ज्ञात करने की विधि थोड़ा सा अलग हो गई। वरान तो इस तरीके से क्या क्या इसमें करना है, इसमें सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है। सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसमें आप मध्य बिंदु निकाले होंगे और फ्रीक्वेंसी उसके साथ एक दोनों गुणा करेंगे तो एफ इंटू एक्स वाले कॉलम में लिखा जाएगा। 47 को 47 गुना कितना हो गया 94, 42 है 42 को 4 गुणा करेंगे 168 हो गया, 37 5 गुणेंगे 185 हो गया, फिर 32 16 और 5 12 यही तो नंबर। तो इस तरीके से इसमें कौन कौन से सोपान हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, किस स्टेप पे कार्य करेगा। सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वर्ग का हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। जितने भी वर्ग हैं सबके मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया गया आपका, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान 2। अब इसकी सहायता से आप हर वर्ग का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। जो उच्च सीमा है उसमें निम्न सीमा को जोड़ दे देंगे और जितना मान आएगा उसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा वर्गीकृत समांकों का आंकड़ा। फिर दूसरा क्या, प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को उस वर्ग की आवृत्ति से, फिर क्या करते हैं इसके पास है प्रत्येक वर्ग का जो फिर दूसरा क्या करते हैं, अब इसमें इसके लिए वर्ग को निम्न उच्च सीमा जोड़ करके 2 से भाग दें मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु आ गया तो फिर क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को उस वर्ग की आवृत्ति से, प्रत्येक वर्ग का जो मध्य बिंदु है उसको उसी वर्ग की आवृत्ति से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। किसका मान ज्ञात कर लेंगे, एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को अगर इसमें जोड़ देंगे तो सिग्मा एक्स हो जाएगा। फिर सभी एफ एक्स का योग करके, जितने भी एफ एक्स आए हैं उसका सबका योग करके सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स को यहाँ से भाग करने पर, अगर हम सिग्मा एफ एक्स को यहाँ से भाग करें तो इससे प्राप्त मान का ही है ना, तो सभी एफ एक्स का योग करके उसमें सिग्मा एफ एक्स का मान उससे निकाल सकते हैं। अब सिग्मा एफ एक्स को यहाँ से भाग करो और इससे प्राप्त मान ही क्या कहलाता है, मध्यमान कहलाता है। इस तरीके से वर्गीकृत आंकड़े के निकालने के लिए क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा एन, सिग्मा एक्स बटा एन। अब आंकड़े जब वर्गीकृत हो तो वर्गीकृत आंकड़े हो, इसमें 2 विधियाँ, लॉग मेथड, शॉर्ट मेथड। हमने लॉग मेथड में बताया कि जो भी वर्ग अंतराल है सबसे पहले जो दिया गया उसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है उसको अभी ऊपर भी एक बार हम बताए थे और तो मेरे दे देना उसको, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ से भाग करो तो इससे जो मान प्राप्त होता है वही क्या कहलाएगा, उसका मध्यमान कहलाएगा। ये तो लॉन्ग मेथड का हो गया। अब शॉर्ट मेथड पे आते हैं। शॉर्ट मेथड या इसे एज्यूम्ड मेथड भी बोलते हैं, कल्पित मध्यमान भी बोलते हैं इसको। दीर्घ बिंदु में गणना कार्य अधिक होने के कारण इसमें काफ़ी समय का व्यय होता है। तो किसका व्यय होता है, बहुत सारे धन का व्यय होता है। और इससे बचाने के लिए लघु विधि, जिसे कल्पित मध्यमान कहते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं लघु विधि से कैसे, शॉर्ट विधि से कैसे मध्यमान निकालते हैं। तो दीर्घ बिंदु में गणना कार्य अधिक होने के कारण, दीर्घ बिंदु में गणना कार्य अधिक होता है क्योंकि हर का मध्य बिंदु निकालना होगा। मान लीजिए श्रेणी कुछ ऐसी प्रकार से दी है कि मध्य बिंदु उसका पॉइंट में दशमलव में आ जाए, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए एक शॉर्ट मेथड को अपनाया गया जिसमें सारी दिक्कतों का समाधान किया गया। और अब
फिर वेट करने के लिए बोला है। देखो आ गया सीधा। अब दीर्घमेद में गणना कार्य अधिक होने के कारण इससे काफ़ी समय का व्यय होता था, धन का भी व्यय होता था, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होते थे। इन सारी कमियों को दूर करने के लिए इससे बचने के लिए लघु विधि, जिसे कल्पित मध्यमान विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में किसी भी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं। इसमें किसी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं और इस तरीके से लघु विधि एज्यूम्ड मीन निकाल देंगे हम। तो इस विधि में किसी भी वर्ग को कल्पित मध्यमान मान लेते हैं और लगभग ये देखते हैं इसमें निकालते समय हम ये बात का ध्यान रखते हैं कि जिसकी आवृत्ति वर्ग में सबसे अधिक हो उसको ले लेते हैं। अब दूसरी बात ये भी देखते हैं कि आंकड़ा न बहुत ऊपर हो न बहुत नीचे, बीच में हो, एक ये भी पहचान है। दूसरा, आपको किसी चीज़ का सुगंध ले सकते हैं। उस वर्ग के मध्य बिंदु कल्पित मध्यमान कहते हैं। अब आवृत्ति वितरण में F स्तंभ के आगे एक नया स्तंभ, जिसे विचलन स्तंभ कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विचलन स्तंभ कहते हैं, तथा इसे D संकेताक्षर से प्रदर्शित करते हैं, बना लेते हैं। कल्पित मध्यमान वाले वर्ग को कल्पित मध्यमान वाले वर्ग के ऊपर प्रत्येक वर्ग के क्रमशः +1 +2 +3 +4 इत्यादि तथा नीचे के वर्गों में क्रमशः इतने 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 इत्यादि लिख देते हैं। अब विभिन्न प्रवृत्तियों को उनके संगत D से गुणा करके, D से क्या कर देंगे, गुणा करके उसको जोड़ लेते हैं तथा इस योग को I से गुणा करके यहाँ से भाग देते हैं और कल्पित मध्यमान में जोड़ देने पर मध्यमान प्राप्त नहीं होगा। तो मध्यमान इस तरीके से 60 विधि से मध्यमान निकालने का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें मीन इक्वल टू AM, एम क्या है, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FX FD बटा I बटा N इंटू I। अब इसमें मान रख दीजिए सबका। यह में एज्यूम्ड मीन हो गया कल्पित मध्यमान, आपकी इच्छा के अनुसार है, आप कुछ भी मान सकते, ऊपर माने, नीचे माने, बीच माने, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा होता है सरलता की दृष्टि से आपका सवाल भी आसानी से हो सके, तो इसके लिए कल्पित मध्यमान हम ले लेते हैं। कल्पित मध्यमान जहाँ तक मुझे जानकारी है वो आपको बीच में ही लिया जाता है, ना बहुत गंभीर हो। अब छोड़िए और बाहर निकल रहे हैं। अब वो भी इसी में आकर के मिल सकता है। जैसे एज्यूम्ड मीन कल्पित मध्यमान, अब क्या हो गया, वर्गीय आवृत्ति क्लास फॉर्म हो गया। डी को क्या हो गया, वर्ग से विचलन डेविएशन हो गया। अब सिग्मा FD क्या है, विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों व विचलनों को की गुणा का क्या होता है, योग होता है। ठीक है। अब I क्या है, वर्गंतराल है, I क्या है, क्लास इंटरवल है, और N क्या है, कुल आवृत्तियाँ, N क्या है, कुल आवृत्तियाँ। अब कल्पित मध्यमान वाले वर्ग लगभग मध्य के वर्ग को ही मानना चाहिए। बिल्कुल जो मध्य है, अभी हमने पहले बताया, जो मध्य में लगभग कोशिश ये करना चाहिए कि उसे ही मानना चाहिए, और जिससे गणना कार्य क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, त्रुटि की कम से कम संभावनाएं इसमें रहती हैं। तो यहाँ भी ध्यान रखने की बात है कि किसी वर्ग के लिए विचलन, किसी भी वर्ग के लिए विचलन वास्तव में उस वर्ग के मध्य बिंदु का कल्पित मध्यमान से वर्ग विस्तार की इकाई में विभिन्न इकाई में विचलन होता है, अर्थात D इक्वल टू x माइनस एज्यूम्ड मीन बटा I। इसकी सहायता से आप डाल सकते हैं। अब
ठीक है। तो डी इक्वल टू एक्स माइनस एम बटा, अब विभिन्न वर्गों की आवृत्तियाँ अब चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं ना। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ आवृत्त वितरण दिए गए हैं, इसको ऐसे पूछे कि लॉन्ग मेथड से या शॉर्ट मेथड से इसमें मध्यमान की गणना कीजिए। शॉर्ट मेथड की सहायता से इसके मध्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो स्टेप बताया गया था, वो सारे स्टेपों को आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। सबसे पहले लघु विधि में मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि मध्यमान का मान एम इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन इंटू आई। अब सारणी जो भी दे रहे हैं, नोट्स में भेजा गया है, उस सारणी से एज्यूम्ड मीन 32, सिग्मा एफ डी 43, एन 30 और हाँ बिल्कुल, तो यम का मान निकाल सकते हैं आप, जिसमें एम का मान हो गया 22, सिग्मा एफ डी का मान हो गया 43, एन का मान हो गया 80 और एम का मान हो गया 90। अब इसी फार्मूले में रख करके इसका मान निकाल सकते हैं। सूत्र क्या बताया हमने, एज्यूम प्लस सिग्मा एफ डी इंटू आई बटा 100। तो कितना है 22 प्लस 43 में 8 गुना हो जाएगा, कितना 10 है। तो आप समझिए 24 दिन को 25 को आना था, 24 को नहीं देखना। तो इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। सूत्र में मान रख दीजिए 22 प्लस 2.69 से जोड़ देंगे तो 24.69, ये आपका आंसर हो गया। तो आज हमने मध्यमान के बारे में बात की, मध्यमान कैसे निकाला जाता है। मध्यमान के लिए जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं उसके लिए अलग फार्मूला है, उसके लिए अलग तरीके अलग स्टेप में कार्य करते हैं। फिर कुछ वर्गीकृत आंकड़े होते हैं जिनका मध्यमान निकालना है। तो वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक मास्क और दूसरा जो दूरी घटाएंगे। इसके लिए एक दो का मास्क लेके जाना। तो मध्यमान का हमने देखा, जब आंकड़े अवर्गीकृत होते तो कैसे निकालते हैं। एम इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। फिर थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ा, वर्गीकृत आंकड़े आ गए, तो इसमें अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों कैसे निकाला जाता है देख लीजिए। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए होगा, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या है, जिन प्लस सिग्मा एफ डी बटा आई इंटू यम। तो इसकी सहायता से आप मध्यमान की गणना कर सकते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा 10 मिनट समय है, तब तक हम लोग दूसरे यानी मध्यांक मीडियन आ गया। आप मीडियन के बारे में लोग बात करें। मीडियन क्या है, माध्यिका, मध्यांक से को माध्यिका भी कहते हैं। मध्यांक क्या कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं। जैसे उसमें इनको मध्यमान कहते हैं, वैसे इसको मध्यांक या माध्यिका भी, मध्यमान माध्यिका भी कहते हैं। मध्यांक समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। समूह को, जितना समूह है, समूह में जितने सदस्य हैं उनको दो भागों में इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक, उस से छोटे होते हैं, तथा दूसरे वर्ग के सारे प्राप्तांक उससे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और मध्यांक वह प्राप्तांक है, मध्यांक जो है वह प्राप्तांक है जिससे कम व अधिक जोड़ होने पर, कम या अधिक जोड़, अधिक अंक पाए जाने वाले छात्रों की संख्या क्या होती है, बराबर बराबर होती है। और यदि समस्त प्राप्तांक को
उनके आकार के अनुसार आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में क्रमबद्ध कर लिया जाए तो उस श्रेणी का नाम, तो उस श्रेणी का मध्य प्राप्तांक ही श्रेणी को ही ऐसे ऐसे भागों में बांट दिया करेगा। तो आधे प्राप्तांक मध्य प्राप्तांक से छोटे होते हैं तथा आधे प्राप्तांक मध्य प्राप्तांक से बड़े होते हैं, और मध्यिका वो बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होती है, अर्थात आधे इधर आधे उधर, और वो दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मध्यांक को स्थित केंद्रीय मान के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है ना भाई साहब? तो के नाम से भी पुकारा जाता है इसे मध्यांक। अगर हम साधारण देखें तो इसे एमडी संकेताक्षर, किससे माध्यिका किससे एमडी संकेताक्षर से व्यक्त करते हैं। अब इसमें भी वही मेथड है जैसे आपका वहाँ भी देखे थे, ऐसे ही इसमें भी आते हैं। व्यवस्थित है, व्यवस्थित करना नहीं आता। तो इस तरीके से माध्यिका निकाल लेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे, और उसको सुव्यवस्थित क्रमबद्ध करके श्रेणी के मध्य बिंदु देख लेते हैं। जिससे मध्य बिंदु ही मध्यांक कहलाता है। जिससे एक आंकड़ा आपके पास रखते हैं 10, 12, 7, 15, 20 को, इतना को सबसे पहले क्रमबद्ध कर लेते हैं। क्रमबद्ध करने के लिए हमने आसान तरीका बताया था कि क्रमबद्ध करने के लिए श्रेणी का मध्य बिंदु से अब इस क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु 12 होगा। इसमें देख लेते हैं, दोनों तरफ से आप असेंडिंग डिसेंडिंग के पश्चात देखेंगे तो ये बिल्कुल मध्य में पड़ेगा। अब जब प्राप्तांकों की संख्या विषम होती है तो सम के लिए हो गया। जो प्राप्तांकों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो विषम हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, प्राप्तांकों की संख्या कोई भी वास्तविक प्राप्तांक के मध्य बनी होती है। ऐसी स्थिति में मध्य के दोनों प्राप्तांकों का औसत ले लेते हैं, और यहाँ पे जो 10, 12 है दोनों को जोड़ देते हैं, औसत इसका निकाल लेते हैं। जितना औसत आएगा वही उस वर्ग का मध्यांक हो जाएगा। तो जब वो प्राप्तांकों की संख्या सम होती है तो मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र होगा MD = n/2 प्राप्तांक प्लस n/2 प्लस प्राप्तांक। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलों का प्रयोग करके हम उसको निकाल सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। तो आज हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने देखा कि जो आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं तो अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हमने बताया कि कैसे निकलेगा, उसके बाद भी निकाल रहे हैं। तब तक हमने यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, शेषवावस्था बच्चा आया और उसको उसकी सहायता से निकाला है। इसमें बहुत सारे अगर इस तरीके से कहें, मीन मोड मीडियन का प्रयोग बहुत जगह बहुत हेली होता है। सबसे अधिक विश्वसनीय इसमें मीन ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको एक ही आधार पर उसका वितरण किया। तो हम लोग अपने सारी बातों को यहीं तक ध्यान देते हैं। आप लोग यहाँ तक जुड़े, इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, एक विनती और है कि आप वीडियो को कम से कम देख जरूर लिया करिए। देखेंगे तभी उससे कुछ आपको ज़रूर, कहीं भी क्लिक कर गया 1 नंबर आ गया, 2 नंबर का, 4 नंबर का पेपर आ गया, यह सारे पेपर ही आपके ऑब्जेक्टिव करा दें। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी खुदा न करे अच्छा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि उसके लिए फार्मूला होता है σx/n, जहाँ पे σx क्या है, शर्ट है और पैंट है ना। वहाँ से इसको नहीं पहनना, क्योंकि इसको पहनने से पेट में दर्द होता है। तो इस प्रकार से आपको
आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेन मोड मीडियन पे फिर एक बार चर्चा करेंगे। तब तक जो भी आपको मेन जैसे पढ़ाया गया तो मेन में कुछ समय दिया गया है आपका, एक दो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, उसको भी आप डाल करके बना सकते हैं, जो जो भी हो सकता है और दूसरों के लिए भी हो सकता है। तो इस तरीके से आवृत्त वितरण को, किसी भी पदार्थ को, आंकड़े को सरल बनाने के लिए, इसको सरलीकृत बनाने के लिए, इसको और संक्षिप्त करने के लिए, है ना, जिस का उपयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्त के मान कहते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्त के मान में मीन, मोड एंड मीडियन है। इसमें आपका मीन के विषय में चर्चा हुई, वर्गीकृत आंकड़े हैं उसके लिए सिग्मा एक्स बटा एन फार्मूला है, और आंकड़े अगर वर्गीकृत हैं तो उसमें एज्यूम्ड मीन ए एम प्लस सिग्मा एफ डी बटा आई इंटू एन एफ करके इसका मान आप निकाल सकते हैं। इनका सारा मान निकाल कर इसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और मीन, मोड और माध्यान्ह की सहायता से, एक ही प्राप्तांक की सहायता से इन सारी चीज़ों का पता आसानी से लग सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत सारा अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, और अच्छा नहीं लगा है तब भी उसका अच्छा न लगने का कुछ कारण होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इन सब बातों के साथ, इन्हीं सब के साथ ध्यान से हम लोग क्लास को रखने के भी समय आ गया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 4 मिनट है, 5 मिनट अभी, तो गाय वाय घर में लग रही इस समय, तो उसके लिए दूध थोड़ा पर्याप्त भी मिल जाता है, इसलिए आसपास के लोग भी जानते हैं गाय दूध तो दे आते हैं। तो इस तरीके से करवा करके इसका समाधान किया जा सकता है। तो अब तक हम लोगों ने 5 यूनिट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के विषय में पढ़ा। आज हम और आप टेबलेशन ऑफ डाटा, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होगी और एक नियम मान, इस तरीके से सबसे अच्छा बेस्ट। हाँ, तो इस तरीके से स्थिति को तो ठीक है, फिर आज की बात हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में तब तक हम लोग उपस्थित होते हैं। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। कोविड की महामारी के समय में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, कम से कम अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में। और ऐसी घटना दुर्घटना हो जाने के बाद कोई भी आपको उसको नहीं ले सकता है। तो अब हमें भी थोड़ा सा लग रही है, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक में मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिए, और मोड अभी बाकी है। तो मीडियन आपका जब निकल आएगी तो मोड, उसमें तीनों सूत्रों की सहायता से मोड को भी याद किया जा सकता है। उसके लिए आपका वर्गीकृत आंकड़े हैं तब कैसे निकाला जाएगा, वर्गीकृत है तब कैसे निकाला जाएगा। तो इस तरीके से जो भारी भारी बर्तन हैं वो सारों को ले चलिए वहाँ पे, है ना, वहीं पे बिल भी बन जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कोरोना महामारी है, इससे बहुत सारे लोग असमय ही चले जा रहे हैं। तो वहाँ और यहाँ के भी गैस से व्यापी है, तो यहाँ भी एक लग जाएगा, तो जिससे आपका थोड़ा सा सही हो जाएगा, उसको निकालने में भी आसानी हो जाएगी। उससे असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर में किस तरीके से करेंगे ये चीज़ें भी प्रकट हो जाएंगी, चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आज तक यहीं तक ही रखते हैं अपनी बात को। अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हर्षोल्लास के साथ, और इसी के आगे जो मीडियन है इसी पे ही अभी और बात होगी। कम से कम 2 क्लास होंगे, और इन 2 क्लासों के फलस्वरूप आप इससे बहुत सारी चीज़ें जानने के योग्य हो जाएंगे, समझने के योग्य हो जाएंगे, जो कि अभी तक शायद बातें आपको सीखने को ना भी मिल भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएँ नहीं मिलने की। तो इस सब बातों को देखते हुए आदमी अपना किसी न किसी तरीके से कर लेता है।
और उसको उन सारे परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जा सकता है। ठीक है, आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे आपका फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ऑनलाइन अभी होगा शादी विवाह, तो उसमें थोड़ा विशेष सतर्कता की ज़रूरत। पता नहीं कहाँ से आदमी कौन आया, क्या उसको कैसे, तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखना है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। और जिसका जहाँ पे ज़रूरत हो तो सामान वहाँ रखा जाए, बाकी जैसे ही ज़रूरत और उसकी पूर्ति हो जाए उसको यथास्थान रख देना ही उचित नहीं होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। आज ये सारे पे थोड़ा सा सरसरी निगाह डाली गई। तो ठीक है, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक है, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को। धन्यवाद बहुत सारा वीडियो देखने के लिए। और जो हम आपसे जो निवेदन किए थे, आग्रह किए थे, उन सब पर भी ध्यान दीजिए। वीडियो ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, ना अच्छा लगे तो उसमें क्या कमियां हैं इसको भी बताएं, जिससे कि उसमें मॉडिफाई किया जा सके, उसमें परिमार्जन किया जा सके, उनमें अंतर किया जा सके। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।